हेडलाइन में आपका स्वागत है। वो चैनल जहां हम समसामयिक मामलों और जटिल विषयों को सरल बनाते हैं। मैं हूं शशि। और मैं हूं किरम। आज हम मनोरंजन की दुनिया में आए एक भूचाल पर बात करेंगे। एक ऐसा बदलाव जिसने सिनेमा हॉल की रौनक और टीवी की दुनिया को भी हिला कर रख दिया है। बात हो रही है वेब सीरीज और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की। बिल्कुल। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, ये नाम आज शायद ही कोई ना जानता हो। मतलब मोबाइल की स्क्रीन पर ही पूरी दुनिया का मनोरंजन सिमट आया है। सही कहा। और ये सिर्फ देखने का तरीका नहीं बदला है, इसने कहानी कहने का ढंग, किरदारों की गहराई और हमारे समाज पर असर डालने का तरीका भी बदल दिया है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये ओटीटी क्रांति भारत में इतनी तेजी से कैसे फैली? क्या वेब सीरीज वाकई फिल्मों से इतनी अलग है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ मनोरंजन है या इसका हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारे समाज पर कोई गहरा असर भी पड़ रहा है? बहुत वाजिब सवाल है ये। चलिए इन्हीं पहलुओं पर जरा गहराई से नजर डालते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये ओटीटी यानी ओवर द टॉप आखिर है क्या चीज। ये ओटीटी का मतलब क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये इंटरनेट के जरिए मतलब सीधे दर्शकों तक वीडियो या ऑडियो कंटेंट पहुंचाने वाली सेवा है। इसने पारंपरिक केबल या सैटेलाइट टीवी के वो जो दबदबा था ना, उसको खत्म कर दिया है। अच्छा, यानी अपनी मर्जी का कंटेंट देखो, अपनी मर्जी के समय पर, अपनी डिवाइस पर। ये आजादी सुनने में तो ये पूरी तरह दर्शकों के हक में लगता है। बिल्कुल। सुविधा और चुनाव की आज़ादी, ये दो बड़े कारण हैं इसकी लोकप्रियता के। पर देखिए, इस आज़ादी के साथ कुछ और बदलाव भी आए हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि वेब सीरीज बस लंबी फिल्में होती हैं। ऐसा लगता तो है कई बार। पर इनके बनने के तरीके में, कहानी कहने के अंदाज में और यहाँ तक कि बिजनेस मॉडल में भी जमीन आसमान का फर्क है। ये समझना जरूरी है। जैसे लंबाई और कहानी का ढांचा, वो तो साफ तौर पे अलग दिखता है। फिल्में वो तो 2-3 घंटे में एक मुकाम पे पहुंच जाती हैं। बिल्कुल। फिल्मों की एक तयशुदा शुरुआत होती है, मध्य होता है, अंत होता है। वेब सीरीज एपिसोड्स में बंटी होती है। हर एपिसोड करीब 30-45 मिनट का। यहाँ कहानी को आराम से परत दर परत खोलने का मौका मिलता है और अक्सर एपिसोड ऐसी जगह खत्म होते हैं कि आप अगला देखे बिना रह नहीं पाते। वो क्लिफ हैंगर। वही क्लिफ हैंगर। ये दर्शकों को बांधे रखने की एक, आप कह सकते हैं, तकनीक है। और लिखने की चुनौती भी अलग होगी। मेरा मतलब है, फिल्म को कम समय में ज्यादा कहना है, जबकि सीरीज को लंबे समय तक बांधे रखना है। सही पकड़ा। बिल्कुल। फिल्म लेखक को सीमित समय में किरदार, कहानी, भावनाएं सब कुछ बुनना होता है। वहां संगीत और दृश्यों का भावनात्मक असर ज्यादा मायने रखता है। अच्छा। वेब सीरीज के लेखक का काम ज्यादा मैराथन जैसा है। उसे हर एपिसोड में दिलचस्पी बनाए रखनी होती है, कहानी को भी आगे बढ़ाना होता है और दर्शकों को अगले एपिसोड या शायद अगले सीजन का इंतजार करने पर मजबूर करना होता है। निर्माण और बजट के लिहाज से देखें तो सुनने में आता है फिल्मों में पैसा ज्यादा लगता है। क्या ये हमेशा सच है? देखिए, ज्यादातर मामलों में तो फिल्मों का कैनवस बड़ा होता है, उनमें भव्यता या वो सिनेमैटिक फील पर ज्यादा जोर होता है। वेब सीरीज प्रोडक्शन के लिहाज से थोड़ी अलग होती है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे स्कैम 1992 वेब सीरीज करीब 18-20 करोड़ में बनी थी, जबकि उसी कहानी पर बनी फिल्म द बिग बुल का बजट लगभग 35 करोड़ था। अच्छा, डबल लगभग। हालांकि ये हमेशा सच नहीं होता। कुछ बहुत बड़ी वेब सीरीज का बजट फिल्मों जितना आया उससे ज्यादा भी हो सकता है। आजकल तो हो रहा है ऐसा। ये दिलचस्प है। बजट और भव्यता के अलावा शूटिंग और कमाई के मॉडल में भी अंतर होगा फिर तो। काफी अंतर है। वेब सीरीज लंबी होने के बावजूद अक्सर कम समय में शूट हो जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लोकेशन सीमित हो सकती हैं और क्रू भी फिल्मों की तुलना में छोटा हो सकता है अक्सर। कमाई का मॉडल तो बिल्कुल अलग है। वो कैसे? फिल्मों की कमाई का मुख्य जरिया क्या है? बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिर सैटेलाइट राइट्स, म्यूजिक राइट्स, बाद में ओटीटी राइट्स वगैरह। वेब सीरीज मुख्य रूप से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से कमाती हैं। अच्छा। जहां सफलता कितने लोगों ने देखा या कितने घंटे देखा, मतलब व्यूइंग आवर से मापी जाती है, ना कि टिकट बिक्री से। समझी। लेकिन इन सब तकनीकी अंतरों से परे एक बहुत बड़ा फर्क है जिस पर अक्सर बहस होती है, वो है सेंसरशिप का। फिल्मों पर तो सेंसर बोर्ड की कैंची चलती है। बिल्कुल। और यही सबसे महत्वपूर्ण अंतरों में से एक है और इसी से जुड़ा है कंटेंट का सारा खेल। फिल्मों को रिलीज से पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सीबीएफसी से सर्टिफिकेट लेना होता है। वो यूएए सर्टिफिकेट
वही, वो आपत्तिजनक सीन या डायलॉग हटा सकता है और फिल्म को कैटेगरी देता है। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह का कोई प्री सेंसरशिप बोर्ड फिलहाल नहीं है। और शायद यही वजह है कि वेब सीरीज के कंटेंट में हमें वो खुलापन या कहें कि वो बोल्डनेस दिखती है जो फिल्मों या टीवी सीरियल्स में नजर नहीं आती, चाहे वो भाषा हो, हिंसा हो या इंटेंस सीन। बिल्कुल, सेंसरशिप की कमी ने क्रिएटर्स को ज्यादा आजादी दी है। इसका नतीजा है कि वेब सीरीज में अक्सर गालियां, खुलकर दिखाई गई हिंसा और यौन दृश्य आम हैं। ये वो चीजें हैं जो पारंपरिक सेंसरशिप में या तो काट दी जाती या बहुत सीमित रूप में दिखाई जाती। तो ये तो बात हुई कि फिल्में और वेब सीरीज कैसे अलग है। अब आते हैं भारत में इस ओटीटी बूम पर। ये इतना बड़ा कैसे बन गया? आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। हाँ, भारत इस मामले में एक ग्लोबल पावर हाउस बन चुका है। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ओटीटी दर्शक बाजार है। दूसरा? हाँ, जहां करीब 45 करोड़ दर्शक हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। 45 करोड़, ये तो अविश्वसनीय है। इसके पीछे क्या मुख्य ताकतें काम कर रही हैं? मतलब क्या वजह है? कई फैक्टर्स एक साथ है। सबसे बड़ा गेम चेंजर रहा सस्ता मोबाइल डेटा और स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच। हाँ, जियो के आने के बाद तो डेटा बहुत सस्ता हो गया। बिल्कुल, आज भारत में शायद ही कोई ऐसा हो जिसके पास स्मार्टफोन ना हो। और डेटा इतना सस्ता हो गया है कि घंटों वीडियो देखना आम बात है। अनुमान है कि 2025 तक भारत में इंटरनेट यूजर्स 97 करोड़ से ज्यादा हो जाएंगे। बाप रे! और इसमें कोविड-19 महामारी का कितना बड़ा रोल रहा? जब सब कुछ बंद था, तब शायद मनोरंजन का यही एक सहारा था लोगों के पास। बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा। लॉकडाउन के दौरान सिनेमा हॉल बंद थे, लोग घरों में कैद थे। ऐसे में ओटीटी सब्सक्रिप्शन में जबरदस्त उछाल आया, करीब 50% तक की बढ़ोतरी हुई। 50%? हाँ, मार्च 2020 से जुलाई 2020 के बीच ही पेड सब्सक्राइबर्स 2.2 करोड़ से बढ़कर 2.9 करोड़ हो गए थे। इसने लोगों की आदतें बदल दी। और कंटेंट की भूमिका, शायद लोगों को कुछ नया, कुछ अलग देखने को मिल रहा है जो टीवी पर नहीं था। कंटेंट किंग है, ये बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स लगातार ओरिजिनल कंटेंट बना रहे हैं, फिल्में, सीरीज, डॉक्यूमेंट्रीज, और सबसे खास बात है क्षेत्रीय भाषाओं पर फोकस। हाँ, ये मैंने भी नोटिस किया है। आंकड़े बताते हैं कि कुल कंटेंट खपत का 70-75% हिस्सा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का है। दर्शकों को अपनी भाषा में अपनी कहानियां देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल, और निश्चित रूप से सुविधा और कीमत का पहलू भी है। मल्टीप्लेक्स में एक फिल्म देखना अब काफी महंगा सौदा हो गया है। हाँ बिल्कुल, एक मल्टीप्लेक्स में फिल्म टिकट और फिर वो पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक का खर्च जोड़ लें तो उतने में कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का महीने भर का सब्सक्रिप्शन आ जाता है। सही बात है। कहीं भी कभी भी अपनी पसंद का कंटेंट देखने की सुविधा, और वो भी कम कीमत पर। ये कॉम्बिनेशन हिट होना ही था। भारत के इस बाजार में कौन हावी है? क्या सिर्फ ग्लोबल जायंट्स जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़न ही है, या भारतीय खिलाड़ी भी मैदान में है? देखिए, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो और डिज्नी प्लस हॉटस्टार, ये 3 बड़े ग्लोबल प्लेयर्स हैं जिनका मार्केट शेयर करीब 60-70% है। लेकिन मुकाबला कड़ा है। अच्छा, और कौन है? ZEE5, सोनी लाइव, वूट, अल्ट बालाजी, MX प्लेयर जैसे कई भारतीय प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं, और ये खासकर भारतीय भाषाओं के कंटेंट पर फोकस कर रहे हैं। अच्छा, आपको जानकर शायद आश्चर्य हो कि भारत में 40 से ज्यादा ओटीटी सेवाएं चल रही हैं। 40 से ज्यादा? मतलब कंटेंट की कोई कमी नहीं, पर ये कंटेंट है कैसा? क्या लोग पसंद कर रहे हैं? और क्या इससे जुड़े कुछ विवाद भी हैं, जैसे हमने सेंसरशिप के संदर्भ में बात की थी? हाँ, कंटेंट की पसंद की बात करें तो मध्य प्रदेश में हुए एक अध्ययन से पता चला कि दर्शकों में क्राइम, एक्शन और ड्रामा जॉनरा सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। अच्छा। एक्शन सबसे ऊपर, फिर क्राइम और उसके बाद कॉमेडी का नंबर आता है। अच्छा, एक्शन और क्राइम सबसे ज्यादा। लेकिन लोकप्रियता के साथ साथ विवाद भी तो जुड़े हैं। सेंसरशिप न होने की वजह से अभद्र भाषा, अत्यधिक हिंसा, यौन दृश्यों का खुलकर इस्तेमाल हो रहा है। ये पारंपरिक टीवी से कितना अलग है? जमीन आसमान का फर्क है। याद कीजिए वो पुराने टीवी सीरियल्स, हाँ, जहां सास बहू के घिसे पिटे झगड़े चलते थे। कहानी कछुए की चाल से बढ़ती थी। किरदार या तो एकदम आदर्श होते थे या एकदम बुरे, और वो कैमरा वर्क। हाँ, वो जूम वाला इफेक्ट, बार बार चेहरे पर जूम इन जूम आउट। बिल्कुल। वेब सीरीज इसके उलट ज्यादा रॉ और तथाकथित रियलिस्टिक होने का दावा करती हैं। लेकिन क्या ये रियलिज्म हमेशा यथार्थवादी होता है या कई बार सीमाएं लांघ जाता है? कुछ स्टडीज में इस पर चिंता जताई गई है ना? बिल्कुल। यथार्थवाद दिखाने के नाम पर कई बार असंवेदनशील चित्रण भी होता है। कुछ स्टडीज में यह बात सामने आई है कि कई सीरीज में महिलाओं का चित्रण
आपत्तिजनक तरीके से एक वस्तु की तरह किया जाता है। ओह, साथ ही विवाह पूर्व या विवाहेतर संबंध, लिव इन रिलेशनशिप, समलैंगिकता जैसे विषयों को बहुत सामान्य करके दिखाया जा रहा है, जबकि ये विषय समाज में अभी भी संवेदनशील माने जाते हैं और इनके चित्रण पर बहस होती है। तो इस सब का दर्शकों की आदतों, जीवन शैली और यहाँ तक कि सोच पर क्या असर पड़ रहा है? क्या ये सिर्फ मनोरंजन है या इससे कुछ ज्यादा है? असर काफी गहरा है और बहुआयामी है। सबसे पहले तो देखने की आदतें ही बदल गई हैं। एक अध्ययन के मुताबिक 70% से ज्यादा लोग अकेले में सीरीज देखना पसंद करते हैं। अकेले में? हाँ, खासकर रात में। और देखने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है मोबाइल फोन का, करीब 81%। आसान है, निजी है, सुविधाजनक है। और बिंज वॉचिंग का चलन, मतलब एक साथ कई एपिसोड देख डालना, ये कितना आम है? ये अब बहुत आम बात हो गई है। अध्ययन में शामिल आधे से ज्यादा, करीब 54.4% दर्शकों ने माना कि वे बिंज वॉचिंग करते हैं। आधे से ज्यादा? हाँ, इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स पूरे सीजन के एपिसोड एक साथ रिलीज कर देते हैं। टीवी की तरह रोज इंतजार नहीं करना पड़ता। हाँ, ये तो है। और दूसरा कारण है वो क्लिफ हैंगर एंडिंग, जो आपको तुरंत अगला एपिसोड शुरू करने पर मजबूर करती है। ये एक तरह का, आप कह सकते हैं, दुष्चक्र बन जाता है। यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास दिखता है। दर्शक सुविधा और नियंत्रण, जब चाहें तब देखें के लिए OTT चुनते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म का डिजाइन, जैसे ये क्लिफ हैंगर और ऑटो प्ले फीचर, कहीं ना कहीं वो नियंत्रण वापस छीन लेता है और उन्हें बिंज वॉचिंग की ओर धकेलता है। बहुत सही कहा आपने। ये सुविधा बनाम मजबूरी का खेल बन गया है और इसके नतीजे जीवन शैली पर साफ दिख रहे हैं। देर रात तक जागना, 94% लोग इससे सहमत थे। 94%? हाँ, नींद पूरी ना होना, 80% सहमत। ये सबसे आम शिकायतें हैं। इससे दिन में थकान, काम पर फोकस न कर पाना, 72% सहमत। चिड़चिड़ापन, 66% सहमत। अगर देखने में कोई बाधा आए, ये सब समस्याएं पैदा हो रही हैं। कुछ लोगों में अकेलापन या डिप्रेशन की भावना भी बढ़ सकती है। हालांकि इस पर राय थोड़ी बंटी हुई है। आंखों पर पड़ने वाला जोर तो है ही। क्या इसका असर व्यवहार और भाषा तक भी जा रहा है? क्या सीरीज की दुनिया असल दुनिया में घुल मिल रही है? हाँ, इसके भी संकेत मिल रहे हैं। वेब सीरीज में इस्तेमाल होने वाली गालियां और अभद्र भाषा खासकर युवाओं की रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बन रही है। ओहो! कुछ दर्शक, करीब 57%, मानते हैं कि सीरीज में शराब या सिगरेट पीते हुए देखकर उन्हें भी ऐसा करने की इच्छा होती है। कुछ अध्ययनों ने कामुक व्यवहार में वृद्धि की बात भी कही है। 57% सहमत थे और रिश्तों में तनाव बढ़ने की ओर भी इशारा किया है। करीब 24% लोग इससे सहमत थे। हालांकि कुछ लोग इसे तनाव कम करने और मनोरंजन का अच्छा जरिया भी मानते हैं, जैसा किसी अध्ययन में बताया गया था। तो क्या ये पूरी तरह नकारात्मक ही है? देखिए, मनोरंजन और तनाव कम करना निश्चित रूप से इसके सकारात्मक पहलू हैं, इसमें कोई शक नहीं जी। लेकिन जब हम अध्ययनों में नकारात्मक प्रभावों जैसे नींद, कार्यक्षमता, चिड़चिड़ापन, भाषा पर असर, इन पर सहमति जताने वाले लोगों का प्रतिशत देखते हैं तो वो काफी ज्यादा है। हाँ, वो नंबर्स तो काफी हाई थे। बिल्कुल, ये दिखाता है कि समस्या वास्तविक है और इसे सिर्फ मनोरंजन कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो जब कंटेंट और उसके असर को लेकर इतनी चिंताएं हैं, तो क्या इससे रेगुलेट करने, यानी इस पे किसी तरह का नियंत्रण रखने की कोई कोशिश हो रही है? कोई नियम कानून? हाँ, बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर भारत सरकार ने 2021 में OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे, IT रूल्स 2021 के तहत। अच्छा, क्या है वो दिशा निर्देश? इसमें सबसे अहम है कि प्लेटफॉर्म्स को अपने कंटेंट को 5 आयु आधारित श्रेणियों में खुद ही वर्गीकृत करना होगा, जैसे U यानी सबके लिए, फिर UA7+, UA13+, UA16+ और A यानी अडल्ट्स के लिए। सेल्फ क्लासिफिकेशन मतलब? हाँ, उनको खुद तय करना है कि उनका कंटेंट किस कैटेगरी में आता है और साथ ही पेरेंटल लॉक जैसी सुविधाएं भी देनी होंगी। एक शिकायत निवारण तंत्र भी बनाया गया है, त्रिस्तरीय। लेकिन क्या ये सेल्फ रेगुलेशन काफी है? क्योंकि पारंपरिक सेंसरशिप की तरह कोई बाहरी निगरानी तो है नहीं इसमें। तो ये सवाल तो बना ही रहता है कि रचनात्मक स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच सही संतुलन कैसे स्थापित हो। यही इस बहस का सबसे मुश्किल सवाल है। एक तरफ क्रिएटिव फ्रीडम है, बोल्ड कहानियां कहने की चाहत है, दूसरी तरफ समाज पर, खासकर बच्चों और युवाओं पर पड़ने वाले असर की चिंता है। ये संतुलन कैसे सधेगा, ये देखना भी बाकी है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होगी जिसमें बहस और बदलाव होते रहेंगे। तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को समेटते हैं।
क्या मुख्य बातें निकल कर आई हमारी चर्चा से? हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी मतलब सस्ता इंटरनेट, स्मार्टफोन, फिर कंटेंट जिसमें ओरिजिनल और खासकर क्षेत्रीय भाषा का कंटेंट शामिल है, कीमत और बाहरी परिस्थितियां जैसे कि कोविड-19, इन सब ने मिलकर भारत को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ओटीटी बाजार बना दिया। मनोरंजन के उपभोग का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। हमने ये भी समझा कि वेब सीरीज सिर्फ लंबी फिल्में नहीं है, उनका ढांचा अलग है, कहानी कहने का तरीका अलग है, प्रोडक्शन, बिजनेस मॉडल और सबसे अहम सेंसरशिप का ना होना, ये उन्हें फिल्मों से बहुत अलग बनाता है। हाँ, और यही सेंसरशिप की कमी कंटेंट को ज्यादा बोल्ड और कई बार विवादास्पद भी बनाती है। बिल्कुल। और अंत में हमने इसके दोहरे असर पर बात की। एक तरफ दर्शकों को अभूतपूर्व आज़ादी और विकल्प मिले हैं, कहीं भी कभी भी कुछ भी देखने की। दूसरी तरफ बिंज वॉचिंग की लत, कंटेंट का स्वरूप जिसमें हिंसा, अभद्र भाषा, यौन चित्रण शामिल है और जीवन शैली पर पड़ते नकारात्मक प्रभाव जैसे नींद में कमी, तनाव, व्यवहार परिवर्तन, ये गंभीर चिंताएं पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल। और यहीं से जुड़ा है हमारा आज का अंतिम विचार। भविष्य में ये प्लेटफॉर्म्स दर्शकों को लुभाने वाले कंटेंट और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच ये महीन संतुलन कैसे साधेंगे? क्या ये जो सेल्फ रेगुलेशन है और दर्शक जागरूकता, क्या यही काफ़ी है? या फिर किसी बाहरी हस्तक्षेप, किसी और सख्त नियमन की ज़रूरत पड़ेगी? इस संतुलन की खोज ही आने वाले समय में ओटीटी के भविष्य की दिशा तय करेगी, ऐसा लगता है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर मनन जरूरी है। इस विषय पर श्रोताओं की क्या राय है, ये जानना भी दिलचस्प होगा। ऐसे ही जटिल विषयों की सरल और गहरी समझ के लिए हेडलाइन के साथ जुड़े रहें। भविष्य के विश्लेषण के लिए विषयों के सुझावों का भी स्वागत है। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं शशि और मैं हूं किरण। सुनते रहिए हेडलाइन।